नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इस समय की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के साथ-साथ उड़ीसा और तेलंगाना के एक बड़े इलाके में साइक्लोन गुलाब के बाद बने वेदर सिस्टम की वजह से घने बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर अच्छी बारिश चल रही है। अगर हम विशाखापत्तनम की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइक्लोन गुलाब अब जो है डिप्रेशन में बदल चुका है। आने वाले कुछ घंटों में डिप्रेशन बन जाएगा, उसके बाद कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मौसम विभाग कह रहा है ये आगे जाकर दोबारा अरब सागर में री-इमर्ज करेगा। यानी दोबारा फिर से वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और जो मॉडल्स दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं ये आगे जाकर साइक्लोन बन जाएगा। तो क्या साइक्लोन शाहीन बनने जा रहा है? यानी अगला साइक्लोन बनने जा रहा है? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। महापात्रा जी, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर क्या ये जो सिस्टम है इसकी वजह से अभी किस तरीके की चेतावनी है किन-किन इलाकों के लिए और आगे क्या होने जा रहा है सर? जो गुलाब साइक्लोन कल नॉर्थ आंध्र प्रदेश तट को पार किया था, आज सुबह साउथ ओडिशा में केंद्रीभूत है। ये लगभग मालकानगिरी से 65 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे केंद्रीभूत है और ये वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे अगले 6 घंटे में ये वीक होकर एक डिप्रेशन में परिणत होगा और सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में यानी कल तक ये एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में परिणत होगा। और इसके प्रभाव में आज नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ वगैरह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एट एस्ट्रल प्लेसेस होने का उम्मीद किया जा रहा है। कल नॉर्थ महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगा और इसके साथ साथ गुजरात रीजन पे 29 तक आज से शुरू करके यानी 3 दिन सेंट्रल इंडिया एंड एडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया पे इसके प्रभाव में बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। फिर ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया 30 तारीख शाम को अरेबियन सी को इमर्ज होने का भी अनुमान किया जा रहा है और अरेबियन सी में ये फिर वेस्ट की दिशा पे गति करेगा टुवर्ड्स ओमान कोस्ट। तो सर ये एक महत्वपूर्ण बात है जब ये री-इमर्ज करेगा और उसके बाद जो मॉडल्स दिखा रहे हैं इसकी ताकत साइक्लोन तक जाएगी। तो जब ये ओमान की तरफ जाएगा तो ओमान में जबरदस्त बारिश देगा सर? कि इसका भारत के मौसम पर भी असर पड़ेगा अगर वहाँ साइक्लोन बनता है? नहीं, 30 तारीख के बाद जैसे सिस्टम वेस्टवर्ड जाएगा इसका असर इंडिया के ऊपर कम हो जाएगा और सिर्फ अरेबियन सी जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, इसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरे के लिए ये डेंजर हो सकता है 30 तारीख शाम से शुरू करके अगले 2-3 दिन। अदरवाइज इंडिया कोस्ट के लिए ज़्यादा कुछ इसका प्रभाव नहीं रहेगा। ओमान में ज़रूर ज़्यादा बारिश होगा। सर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसका जिक्र मौसम विभाग ने किया है अपने बुलेटिन में कि बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इमर्ज कर गया है जिसके बारे में आपने पहले ही बताया था। तो सर अब उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से क्या होने जा रहा है? अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से म्यांमार कोस्ट के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक लो प्रेशर एरिया हो सकता है। तो सर ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लो प्रेशर एरिया की वजह से किन-किन इलाकों में सर बारिश होने का अनुमान है? एक्चुअली जब ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे जाता है तो गंजटी वेस्ट बंगाल और ओडिशा की तरफ इसका असर देखने को मिल सकता है।
मगर जब तक ये साइक्लोन गुलाब अभी वेस्ट की तरफ नहीं जाता है, तब तक वो साइक्लोन सर्कुलेशन इतना इंटेंस नहीं हो पाएगा और इसका रूपरेख भी इतना स्पष्ट नहीं होगा। दोनों में कुछ हद तक इंटरेक्शन है, इसलिए चित्र स्पष्ट होगा कल तक, जब ये साइक्लोन गुलाब का जो रेमनांट्स विलमार लो हो जाएगा। सर एक और सवाल उठता है, अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी जो है यकायक बादल जबरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रहे हैं और साथ ही साथ कई इलाकों में बारिश की खबरें हैं। तो केरल के लिए सर क्या इस साइक्लोन की वजह से वहां पर एक्टिविटी है और कितनी बड़ी एक्टिविटी होने की संभावना है? जब भी ओडिशा नहीं तो नॉर्थ आंध्र के पास कोई भी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, तब अरेबियन सी में केरल तट के पास विंड स्पीड बढ़ जाता है और ये विंड स्पीड बढ़ने के कारण वेस्टर्न घाट की जो एरिया है वहाँ ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है, अपलिफ्टिंग होता है मॉइस्ट विंड का, और इसकी वजह से हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो जाता है। स्पेशली ये मानसून सीजन पे ही ज़्यादा होता है और यही हुआ है। पास्ट 24 आवर्स में केरला में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और आज भी वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और धीरे धीरे कोंकण कोस्ट में और कर्नाटक कोस्ट में भी आज हेवी टू आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट किया जाता है। सर अगले 24 से 48 घंटे की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है? खासतौर पर मुंबई के लोग काफी चिंतित हैं कि साइक्लोन की वजह से उनके यहाँ किस तरीके की बारिश होने जा रही है। सर उसके बारे में कुछ बताएंगे? जब ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट की तरफ गति करेगा, इसका प्रभाव में धीरे धीरे रेनफॉल महाराष्ट्र में और गुजरात में बढ़ने लगेगा और हमें इसलिए हेवी रेनफॉल को वार्निंग भी जारी किए हैं महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। सर यहाँ पर जो स्थिति अभी जो दिख रही है फिलहाल, उसमें क्या कहा जाए कि आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश है या तेलंगाना में ज्यादा बारिश होनी है अगले 24 से 48 घंटे में, या छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश होनी है? अगले 24 आवर्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वल्नरेबल जोन है वो है नॉर्थ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ छत्तीसगढ़ एंड एडजनिंग साउथ उड़ीसा। इस एरिया में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। सर यहाँ पर अगर हम बात करें, एक आखिरी सवाल है सर, कि अगर इस साइक्लोन की बात करते हैं तो इसकी वजह से विशाखापट्टनम में जबरदस्त बारिश हुई है, जबकि ये हिट कर रहा था कलिंगपट्टनम की तरफ। तो तमाम लोग जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विशाखापट्टनम में भयानक बारिश हुई और जहां हिट किया वहां बारिश नहीं हुई? इसका साइंस समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप तो बहुत सारे साइक्लोन में पहले कवर किए चुके हैं। एक साइक्लोन एक बड़ा सिस्टम है और साइज लगभग 300 से 400 किलोमीटर है ये जो साइक्लोन था। इसके लिए हम तो विशाखापट्टनम के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए थे, सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो कोई साइक्लोन जब जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है विशाखापट्टनम से कलिंगपट्टनम? ज़्यादा दूरी नहीं है। सो हम तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल वार्निंग बोले थे, विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, विजयनगरम, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुआ है। महापात्रा जी आपको ढेर सारा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और जब ये अगला साइक्लोन बनेगा तो सर उसका नाम शाहीन होगा, कतर का दिया हुआ नाम है। देखते हैं। तो यहाँ पर आपका धन्यवाद सर। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बड़ी चीज है, क्योंकि मौसम विभाग की जब हम बात करते हैं, मौसम विभाग लगातार इन सारी घटनाओं पर नजर रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जो हम कह सकते हैं भविष्यवाणी है, वो कहीं ना कहीं सटीक होती चली जा रही है। और लगातार सिस्टम के बारे में एक एक जानकारी देना, किस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और शायद यही वजह है कि इस तरीके के जो बड़े साइक्लोन आते हैं तो पिछले कुछ सालों में जो जान का नुकसान है, यानी लोगों के, पहले क्या होता था, बड़ा साइक्लोन आता था तो बहुत से लोग इसमें मारे जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। सटीक जानकारी के साथ लोगों को पहले सतर्क किया जाता है, साथ ही साथ प्रशासन अलर्ट पर रहता है। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं एक कदम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो अरब सागर में एक और साइक्लोन बनने जा रहा है। इस बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं और मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि ये सिस्टम री इमर्ज करेगा
और ओमान की तरफ जाएगा। यानी ओमान के लोग सतर्क हो जाएं कि उनकी तरफ एक साइक्लोन आने जा रहा है और ये साइक्लोन, इसका नाम होगा शाहीन और ये नाम कतर का दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ओमान की तरफ अब साइक्लोन का खतरा बढ़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि 30 तारीख के बाद हम कह सकते हैं सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे इसके बारे में तमाम जानकारी भारत मौसम विभाग ही देगा, बताएगा किस इलाके में जा रहा है, कहां पर जा रहा है। तब हम आपको बताएंगे किस तरीके की स्थिति है और क्या क्या होने जा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।